नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। नए साल 2025 के आगमन से पहले मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने राजधानी भोपाल में कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महामंथन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार की उपलब्धियों और 2025 की प्राथमिकताओं पर गहन चर्चा हुई। बैठक में 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित करने की तैयारी और फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। हालांकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक ड्रामा बता दिया है। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साल के शुरू होने से पहले मोहन कैबिनेट मंथन पर बैठी। महामंथन बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ 2024 की उपलब्धियों और 2025 की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। ये फैसला प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। फरवरी 2025 में भोपाल में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी, जिसमें देश विदेश के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में पार्वती, काली सिंध, चंबल और केन बेतवा लिंक जैसी बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार गरीब कल्याण की नीति के लिए और अंत्योदय की योजना के साथ काम कर रही है। एक साल में हमारी सरकार ने जो प्रयास किए उनके क्या परिणाम निकले और भविष्य में किस तरह की रणनीति बनाना है या नीति में कोई परिवर्तन करना है जिससे जनता को लाभ मिले, उसके लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रेजेंटेशन रखा गया है। सभी मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाए गए और भविष्य में विभागों को इस तरह से मुस्तैद किया जाएगा कि जनता को ज्यादा से सरकार की नीतियों का और योजनाओं का लाभ मिले। मंत्रियों और विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ये सुनिश्चित किया कि सभी योजनाएं तय समय पर और सही तरीके से जनता तक पहुंचे। वहीं सरकार के इस महामंथन पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का आरोप है कि ये बैठक केवल दिखावे के लिए की गई है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार 2025 को उद्योग वर्ष घोषित करने की बात कह रही है, लेकिन प्रदेश में पहले से चल रही समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ है। और अपना रोड मैप बनाते समय इस पर जरूर विचार करेगी कि 4 लाख करोड़ का जो लोन कर्ज जो सरकार के ऊपर हो गया है, इसको किस विधि से वो चुकाएंगे। टोटल जो वार्षिक योजना है सरकार की, इसका 20% हिस्सा ब्याज में जा रहा है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें और महानगर परिषद, इसमें एक 1.5 साल से लोगों का भुगतान नहीं हुआ। अमृत मंथन में सबसे पहले विष निकला था, तो फिलहाल तो अमृत मंथन में विष निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इतनी बुरी आर्थिक हालत इस सरकार की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में हुई इस मंथन बैठक ने प्रदेश के लिए बड़ी उम्मीदें जगाई हैं। 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसी पहलें प्रदेश को औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने की दिशा में अहम साबित हो सकती है। अब नजरें अगले साल के घटनाक्रम पर होंगी, जो ये तय करेंगे कि ये मंथन प्रदेश के भविष्य के लिए कितना प्रभावी साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो नया साल मंथन अपार, इस विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी जुड़े हुए हैं। ब्रजगोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। ब्रजगोपाल जी, चूंकि समय तो बहुत कम है, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि उपलब्धियां सरकार के इस मंथन में क्या आप लोगों ने देखी हैं और क्या प्राथमिकताएं आगामी वर्ष के लिए तय की गई हैं? पहले तो मैं आपको एक छोटा सा शब्द का करेक्शन करूं कि मैं ये मानता जी कि मैं जो पक्ष रख रहा हूं वो मध्य प्रदेश का पक्ष है, मध्य प्रदेश के विकास का पक्ष है और मध्य प्रदेश की सोच का पक्ष। तो ये जो एक वर्ष व्यतीत हुआ है, इसमें आपने देखा होगा कि सरकार ने एक नई दिशा में चलने का प्रयत्न किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे प्रथम तो मध्य प्रदेश में जो संभागीय स्तर पर सरकार को पहुंचाने का काम किया, ऐसा मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार।
दूसरा काम हुआ कि जो इन्वेस्टर समिट थे उनको भी हम संभागीय स्तर पर ले गए और बिल्कुल उद्योगों के विकास की एक नई अवधारणा विकसित हुई। कुछ लंबित परियोजनाएं थी, चाहे पार्वती काली सिंध की हो चाहे केन बेतवा की हो, इन परियोजनाओं पर सरकार बहुत आगे बढ़ी और उन पर कार्य भी प्रारंभ हुआ। एक समय था कि हमारा कुल बजट 23,000 करोड़ हुआ करता था और आज मध्य प्रदेश में हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि एक एक परियोजना 33,000 करोड़ और केन बेतवा तो और बड़ी परियोजना, ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं मध्य प्रदेश में आ रही हैं। तो निश्चित है कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ता मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। एक बात और बड़ा स्पष्ट है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले समय में जो इन्वेस्टर कॉन्क्लेव और समिट्स किए हैं, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोयम्बटूर में जाकर, कलकत्ता में जाकर, अहमदाबाद में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड शो करने का काम भी किया और 1-to-1 टॉस्क किए हैं उद्योगपतियों से। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी जाकर जो मध्य प्रदेश में जो एक ऐसा सेक्टर था जिसकी संभावनाएं तो थी परंतु उस पर काम होना शेष था क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आज हमारे पास एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट हैं, हमारे पास 1,24,000 हेक्टेयर का लैंड बैंक है, शानदार सड़कें हैं। उस आधार पर जो नवीनतम तकनीकी की जो उद्योग हो सकते हैं वो भी मध्य प्रदेश आ रहे हैं और लगभग 48,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट केवल पश्चिम जर्मनी से आएगा। तो एक रोड मैप तैयार हुआ है कि मध्य प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ेगा। एक और माननीय मुख्यमंत्री जी की दो बहुत महत्वपूर्ण बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया विजन दिया है कि यदि हमें किसान की आय को बहुत तेजी गति से बढ़ाना है तो हमको केवल कृषि के बजाय दुग्ध उत्पादन पर भी ध्यान देना होगा और उसके डेयरी प्रोडक्ट्स तक हमें जाना होगा क्योंकि हम सिर्फ 2% दूध का ही इस्तेमाल डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं। और दूसरी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कई तरह से जैसे धार्मिक पर्यटन का भी हब बनने की मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। जो उज्जैन में धार्मिक पर्यटन बढ़ा है उसने सरकार को भी उत्साहित किया है कि आज देश में सर्वाधिक पर्यटक उज्जैन आते हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है और मूर्ति कला का केंद्र भी विकसित हो, संस्कृति का केंद्र विकसित हो और उज्जैन देश की सांस्कृतिक राजधानी बने, इसके लिए जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, मैं समझता हूं कि ये जो एक वर्ष है उसका बड़ा सुखद अनुभव है। परिणाम आने वाले वर्षों में चलिए तो एक वर्ष में संभागों पर ध्यान दिया गया, लगातार उद्योगों में निवेश आए, उसे प्रोत्साहित किया गया और धर्मस्व पर्यटन को बढ़ावा देने की भी पहल की गई। ये तमाम उपलब्धियां सरकार की रही, प्राथमिकताएं भी काफी तय की गई आगामी वर्ष की। लेकिन हिमानी जी, जो उपलब्धियां सरकार बता रही हैं, क्या मानती हैं आप धरातल पर असर भी हुआ है? क्योंकि आपने कहा है कि उद्योग वर्ष घोषित कर रही है सरकार, लेकिन पहले की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो पहले की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं इस पर जिस पर प्रकाश होना चाहिए? पहले तो मेरे सवाल का जवाब खुद ब्रजगोपाल लोहिया जी ने दे दिया कि ये इन्वेस्टर समिट हुए हैं, ये हुआ है, ये हुआ है, और कुछ भी नहीं चुका है। बहुत सारी योजनाएं जो 5 वर्ष में हुई जानी थी वो अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं और उनको छोड़कर नए की प्लानिंग कर लिया। मतलब पहले पुराना निपटा लो, उसके बाद आगे की तैयारी कर लो, तो शायद मध्य प्रदेश में जमीन पर भी कुछ दिखाई देने लगे। दूसरे एक अभी ब्रजगोपाल लोहिया जी ने आपकी कुछ चीजें बताई जो इतिहास में मध्य प्रदेश में जो अभी हुई वो पहले कभी नहीं हुई थी। तो आप ये मानेंगे कि भारतवर्ष पर बहुत सारे आक्रांताओं ने आक्रमण किया, लेकिन 1947 की आजादी को हम मानते हैं कि वो हमें अंग्रेजी सरकार से मिली। तो जो इतिहास में नहीं हुआ वो कहीं ना कहीं अभी जो बोल रहे हैं वो मैं समझती हूँ कि इससे पूर्व के शासनकाल को ही चैलेंज करने वाली बात है, शिवराज जी के शासनकाल को, कि उनके कार्यकाल में भी जो जो नहीं हुआ वो सब मोहन यादव जी ने 1 साल में किया। हालांकि जो भी वो खुद भी बोल रहे हैं और सभी जगह दिखाई दे रहा है कि सिर्फ कार्यक्रम हुए, कलकत्ता में रोड शो हुए, इनसे मध्य प्रदेश को क्या लाभ हुआ? जर्मनी अभी गए, वो पर्यटन था या कुछ रिजल्ट आएगा वो आगे देखने को मिलेगा। अभी तक हमें कुछ देखने को नहीं मिला है, सिर्फ बातों में कह रहे हैं कि हम यहाँ घूमने गए थे, हमने ये काम किया। अब ये नहीं मालूम कि आप घूम के ही आए हैं या कुछ काम भी हो पाया, जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एक चीज और बोली, लैंड बैंक हमारे पास है, मुझे नहीं मालूम था कि लैंड बैंक खींच के थोड़ा बड़ा कर दिया। लैंड बैंक तो जो पहले से था हमारे पास आज भी वही है और जब से मध्य प्रदेश बना है लैंड बैंक
तो हमारे पास वही रहेगा, उससे ज्यादा खींच के छोटा करके ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता उसको। बस हाँ, मेरे को जो अभी तक जमीन पर दिखाई देता है कि 2023 में जो मेट्रो परियोजना शुरू होने वाली थी वो अभी तक ऐसी स्थिति में भी नहीं आ पाई है कि आप और हम कोई अंदाजा लगा सकें कि कब से शुरू हो जाएगी। 60,000 करोड़ का एक वर्ष में कर्ज ले लिया गया है। जो योजनाओं पर जितना बजट का प्रावधान दिया गया था उससे 3 गुना कुछ योजनाओं पर खर्च हो चुका है, तब भी वो पूरी होने की स्थिति में नहीं है। और ये सब सिर्फ हवाई बातें हैं। हम आप इन बातों की वजह से डिबेट में बैठते हैं, मूल मुद्दों से ध्यान भटक जाता है। इसके अलावा आपने कहा कि योजनाओं की पेंडेंसी भी है, क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक योजना जिस पर आप संज्ञान लाना चाहें सरकार की? ये आपने घोषणा की थी इस योजना की, ये अब तक अधूरी है या कोई योजना जिसका लाभ नहीं मिल पा रहा? देखिए, पहले तो लाडली बहना योजना जिस स्तर तक जानी चाहिए थी वहां तक अभी तक नहीं पहुंची है। आप बात करें मेट्रो का उदाहरण मैंने खुद ही दे दिया। इसके अलावा ये केन बेतवा का प्रोजेक्ट भी जो है वो 20 साल पहले इसका उद्घाटन किया जा चुका था। आज साल के आखिरी महीने में इसका उद्घाटन दोबारा से किया जाना, अगर शुभारंभ किया जा रहा है तो इसको बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानेंगे। 20 साल लेट हो चुके हैं। आप इसका पहले उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया जा चुका था। 20 साल से शिवराज जी की सरकार थी, चाहते तो बहुत, और अभी भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री अपने भाषणों में लेट होने के लिए या उनके लिए कांग्रेस को कोस रहे हैं। भाई, सरकार आपकी थी, 10 साल से केंद्र में भी आपकी थी, 20 साल से मध्य प्रदेश में आपकी थी, तो लेट तो आप हुए हैं। ठीक है, विजय जी का रुख कर लेंगे, फिर ब्रजगोपाल जी से मैं जवाब लूंगा सब पर। विजय जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? एक साल का जो कार्यकाल डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का रहा है, क्या जिन उपलब्धियों का दावा किया जा रहा था वास्तव में सरकार उन्हें हासिल कर पाई है? क्या कोई बड़ी उपलब्धि सरकार की आप देखते हैं? मैं मोहन सरकार की उपलब्धियों पर सबसे बड़ी उपलब्धि जो मानता हूँ वही मानता हूँ, सनातन के प्रति लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करने में मोहन सरकार सबसे पहले सफल रही। क्योंकि भारतवर्ष में जिस सनातन को भूल चुके थे लोग, जिस सनातन को विस्मृत कर रहे थे, जिस सनातन को बोलने में लोगों की हिचकिचाहट होती थी, आपने किसी मुख्यमंत्री को इसके पहले कभी लोगों के बीच में श्रीमद् भगवत गीता लिए हुए लेकर के निकलते हुए देखा है क्या? क्या मध्य प्रदेश के इतिहास में कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा कर पाया क्या? तो मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर समिट का जहां तक जो चर्चा हो रही है उस पर लौटते हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अपने आप में एक अद्वितीय एक पहल है, जो पहल इस पहले किसी सरकार के मुख्यमंत्री की ओर से नहीं की गई थी। छोटे उद्यमियों को एक मंच पर लाकर उनके भीतर यह हौसला बढ़ाना कि आप भी बड़े लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश के विकास में, मध्य प्रदेश के औद्योगिक निवेश के वातावरण को विकसित करने में अपनी प्रभावी भूमिका अदा कर सकते हैं। आप आइए, देखिए, सोचिए, समझिए और आप इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण में उस स्थिति पर आप कहां आप चमकना चाहते हैं, आपके लिए खुला आसमान इस सरकार ने दिया है। इसके पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो रीजनल, मैं जानता हूं विपक्ष इस बात से बहुत आहत होता है, जब भी सनातन की चर्चा होगी तो उसे आहत होगा कि चर्चा को सनातन में क्यों ले जा रहा है। पर उसके साथ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए मोहन सरकार ने उद्योगपतियों को, उद्योग जगत के मन में जो विश्वास पैदा किया और संभाग स्तर से लेकर जिला स्तर पर वो उसे ले जाने की पहल कर रहे हैं कि हर जिले में, हर संभाग में ऐसी इंडस्ट्री लगे जहां लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। पिछली सरकारों के इंडस्ट्री इन्वेस्टर समिट पर मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे ज्यादातर उसमें हस्ताक्षर सम्मेलन से कुछ ज्यादा नजर नहीं आया, चाहे वो सरकार किसी की रही हो। लेकिन इस सरकार की मैं तारीफ इसलिए करूंगा कि मोहन यादव ने एक साल में, आप देखिए, एक साल में लोकसभा चुनाव का समय निकाल दीजिए, तो एक साल में जो 8 महीने का जो कामकाज होता है, 9 महीने का कामकाज होता है, उसमें 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव लेकर कोई सरकार का मुखिया अगर आता है तो अपने आप में इसकी सराहना करनी चाहिए, बजाय इसमें हम गिनाएं और इसमें कोई नुक्स निकालें। ठीक है, निवेश प्रस्ताव स्वीकृत हुए और कहीं ना कहीं सनातन को बढ़ावा देने की दिशा में भी सकारात्मक कदम उठाए गए सरकार के माध्यम से। निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा संदेश ये सरकार ने दिया। विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं ब्रजगोपाल जी, लेकिन सवाल विपक्ष के भी बने हुए हैं कि पुरानी योजनाएं, उनका धरातल पर अब तक क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है, कुछ नया नहीं दिया सरकार ने।
देखिए, मैंने पहले दौर की चर्चा में आपसे आग्रह किया था जी कि मैं मध्य प्रदेश का पक्ष रख रहा हूँ जी, और दूसरा, उसमें मैंने कहीं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, न कांग्रेस न भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मध्य प्रदेश का विकास कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से बहुत ऊपर है जी। अब दूसरी बात है, हमारी बहन हिमानी जी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं कि दिखावा हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। देखिए, मैं कुछ फिगर्स बताता हूँ, मुझे लगता है कि उनके आधार पर हिमानी जी को भी समझने में सुविधा होगी। वर्ष 2003 के 8 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। उस दिन मध्य प्रदेश का बजट 23,100 करोड़ रुपए था। आज जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं, तब 3,70,000 करोड़ से अधिक का मध्य प्रदेश का बजट है। ये बढ़ता हुआ बजट बताता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आय 11,000 रुपए थी प्रतिवर्ष, जो बढ़कर 1,84,000 रुपए हुई है और जिसको फिर दुगना करने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन के मामले में मात्र 2900 मेगावाट पर था और सारा मध्य प्रदेश अंधकार में डूबा था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं कि हम आज इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट हैं और 15,900 मेगावाट की सप्लाई करने का कीर्तिमान बनाने के बाद है। जी मध्य प्रदेश में कुल 60,000 किलोमीटर की टूटी फूटी सड़कें थी। ये सारा देश जानता है, इसमें कोई छुपा नहीं है और मैं कुछ बता रहा हूँ वो नया नहीं है। परंतु आप देखेंगे कि आज मध्य प्रदेश में 5,10,000 किलोमीटर से अधिक की शानदार सड़कें हैं और जिस लैंड बैंक को समझने का वो प्रयास कर रही थी हिमानी जी, मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमारा इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है वो उसको कहा जाता है जहां सरकार को नए सिरे से भूमि अधिग्रहण नहीं करना है। ऐसी 1,24,000 हेक्टेयर भूमि सरकार के पास उद्योगों के लिए आरक्षित है। वो लैंड बैंक हमारा सबसे बड़ा है। एक और बात मैं जो कहना चाहूंगा कि सरकारों के दौरान बदलता क्या है, जीवन स्तर किस स्तर पर बदलता है। अभी आप बहनों की चर्चा की, लाडली बहना की चर्चा की, देखिए बहनों के जीवन में कैसे बदलाव आया है। बहनों का हमारे मध्य प्रदेश में 2003 तक 8वीं पास करने के बाद ड्रॉप आउट रेट 57% था नवी में जाने में, और जब वो 10th से 12th जाती थी तो 32% था, और जब वो कॉलेज की बात होती थी तो 68% ड्रॉप आउट रेट था। और आज मध्य प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट सिर्फ 7%, 7% ओनली। ये परिवर्तन है जो दिखाई दे रहा है। एक बात और कहूंगा, मध्य प्रदेश में 2003 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब तक नहीं था ये नारा हमारा, तब तक मध्य प्रदेश में 1,000 बेटों के साथ 912 बेटियां पैदा हो रही थी। वो संख्या भी गुणात्मक रूप से बढ़ी है। महिला और शिशु मृत्यु दर घटी है। ऐसी हजारों चीज मैं बता सकता हूं कि किस तरह का परिवर्तन आया है। मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास दर -0.6% थी, जो आज 26% है, देश में सर्वाधिक। और मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर दुनिया में सर्वाधिक 23% है, और 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीतने वाला मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है। ये सरकार के प्रयास हैं कि हमने बीज से लेकर बाजार तक उसे लगातार बिजली देना, सिंचाई के रकबे में बढ़ोतरी करना। और एक जरूर ये फिगर उनको सुनना चाहिए हिमानी जी को कि राजा नवाब महाराजा अनादि वैदिक काल से लेकर कांग्रेस की सरकार तक 2003 तक मध्य प्रदेश में 8.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, जो रकबा आज बढ़कर 60 लाख हेक्टेयर हो गया है, और आने वाले 4 वर्ष में इसे 1 करोड़ हेक्टेयर करेंगे। ये जो हमारी कल्पना है, ये मध्य प्रदेश को विकास की नई दिशा दे रही है, नए आयाम दे रही है कि आज पूरे दुनिया के लोग मध्य प्रदेश में व्यवसाय करना चाहते हैं। हमने मध्य प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का काम किया है। मध्य प्रदेश में संगठित अपराध थे, एक पूरा क्षेत्र था जहां नक्सली थे, एक पूरा क्षेत्र था जहां पर डाकू थे, और एक पूरा क्षेत्र था जहां देश जवाब ले लेते हैं इस पर। का कब्जा था, चाहे इंदौर हो, चाहे खंडवा हो, चाहे उज्जैन हो, और चाहे भोपाल हो। ये मध्य प्रदेश की स्थितियां थी, इनको गुणात्मक रूप से बदला है। और मैं फिर से कहता हूं कि हमने ये दावा कभी नहीं किया है कि जो आज मध्य प्रदेश है ये सर्वश्रेष्ठ मध्य प्रदेश है, हम जो कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। ये दावा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं करती, क्योंकि जिन्हें ये अहंकार हो जाता है वो कभी अपने आप में सुधार नहीं करते हैं। एक मेट्रो का जिक्र भी किया है हमारी बहन ने। बहन, देश में सबसे छोटा शहर है जिसने मेट्रो का रिस्क उठाया है, वो भोपाल है। बड़े बड़े शहर
इंदौर से, भोपाल से बड़े बड़े शहर ये रिस्क उठाने जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए हिमानी जी, गुणात्मक रूप से आंकड़े जारी किए गए हैं, आंकड़ों से इत्तेफाक रखते हैं जी हिमानी जी। ठीक है ब्रजगोपाल जी, जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास लौटूंगा। सबसे छोटे शहर की बात कर रहे हैं ब्रजगोपाल लोया जी, कमलनाथ जी के शासनकाल में उसको स्वीकृति मिली थी, उन्होंने ही इस मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था और इसका सपना लेकर। ठीक है ब्रजगोपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा समय आपको दिया कहने के लिए, मैं फिर आपका रुख करूंगा। याद रखिए। और ब्रजगोपाल भाई, मैं बीच में नहीं बोली थी, हिमानी जी आपकी बात जारी रखिए, शांति रखिए। एक बात बहुत अच्छी बोली, इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में है, जिसके सारे 2003 से पहले मध्य प्रदेश में जो बांध बनाने का प्रोजेक्ट था वो भी दिग्विजय सिंह जी की सरकार में लिया गया था। एक गोपाल लोया जी ने बहुत अच्छी बात बोली और इसके माध्यम से मैं वीरेंद्र जी को भी बोलना चाहूंगी कि वो एमपी का पक्ष रखने के लिए हैं, तो वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते उन्होंने, आप ये देखिए कि उन्होंने भी कुछ बोला कि हम इसे नहीं मान रहे हैं कि ये पूरी तरह हो गया है, पर आपने जितना हरा दिखाया उतना तो भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं दिखाते। सत्ता का पक्ष लेना ठीक है, अगर आपको लगता है तो लेना चाहिए, लेकिन थोड़ी न्यूट्रल होकर बात की जानी चाहिए। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, आप बोलेंगे मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है, मैं भी सनातनी हूँ, आप मेरे माथे पर एक तिलक देख रहे होंगे और बहुत कट्टर सनातनी हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप डिबेट को सनातन की तरफ ले जाएं, लेकिन मुझे आपत्ति इस बात से कि आप मेरे सनातन को इतना ओछा ना दिखाएं कि 2023 के चुनाव से पहले जो है सनातन को लोग विस्मृत कर चुके थे, आप विस्मृत कर चुके होंगे कि आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, आप सभी के बारे में इस तरह की बातें ना कहिए। मध्य प्रदेश या भारत सनातनी जीवन भर से, जब से वो पैदा हुआ है उसके पूर्वजों के समय से सनातनी है। अगर आप वरिष्ठ पत्रकार का टैग लगा के बैठे हैं तो थोड़ी न्यूट्रल बात कीजिए। पहले मुझे लगा आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, फिर बाद में आपने बोला कि शिवराज जी की सरकार को भी आपने आड़े हाथों नहीं दिया, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप मोहन यादव फैन क्लब के ही मेंबर हैं। दूसरी बात, ब्रजगोपाल लोया जी ने एक चीज बोली कि मुझे बिल्कुल बहुत खुशी मिली कि दोनों जो सभी लोग हैं वो मेरी ही बातों को के इर्द गिर्द अपनी डिबेट को घुमा रहे हैं। ब्रजगोपाल लोया जी को मैंने कहा कि आप 2023 से पहले की जो 20 साल का शासन है, तो उन्होंने आपके दूसरे वाले पूरे अपने वक्तव्य में 2003 से गिनती जारी करी, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले सिर्फ वो 1 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बता रहे थे, तो बिल्कुल इस तरह का करने की जरूरत नहीं है। शिवराज जी ने भी जो काम किए उनको आप गिनवा सकते हैं, उससे आपके नंबर कम नहीं हो जाएंगे मोहन यादव जी की नजर में। लेकिन हम अभी भी यही बोलेंगे कि किसी ने भी अभी तक जो 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज इन 11-12 महीनों में लिया गया, उसके बारे में किसी ने अभी तक चर्चा नहीं की, उसके बारे में बात होनी चाहिए। और जो चीजें अभी भी दिखाई दे रही है, जैसे शिवराज जी के समय पर सिर्फ हस्ताक्षर दिखाई दे रहे थे, अभी भी सिर्फ हस्ताक्षर दिखाई दे रहे हैं, जमीन पर अभी भी कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है हिमानी जी, लेकिन जो आंकड़े दिए हैं ब्रजगोपाल जी ने कि इतना हमने सृजन किया, तमाम तरह की प्राथमिकताएं तय हुई, उस पर काम हुआ, क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं कि कुछ तो काम 1 साल में किया सरकार ने? कुछ काम करना उनकी जवाबदारी नहीं है, जब उन्हें इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार में बिठाया गया है। तो अगर आप छोटे छोटे कामों को गिनाएंगे, अगर जैसे गृहिणी है वो अपने छोटे छोटे काम गिनाए और भोजन ना बनाए, तो वो उसके कामों की ना कोई मतलब सराहना नहीं की जा सकती। तो जिस स्तर पर आप प्रचार कर रहे हैं, 120 करोड़ रुपए का खर्चा आपने लाडली बहना के प्रचार के लिए खर्च किया है 1 साल के दौरान। इससे जितना पैसा आपने 120 करोड़ प्रचार में खर्च किया, उसको अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगाते तो वो कहीं ना कहीं जमीन पर दिखाई देने लगता। तो बहुत सारी जो और विपक्ष का काम है, आपकी जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं, या किसी काम में लेकर जो चीजें छूट रही हैं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करवाना। विजय जी का रुख कर लेते, फिर ब्रजगोपाल जी से मैं इस पर काउंटर लूंगा। विजय जी, क्या मानते हैं आप? जी मान लीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगा। विजय जी, क्या मानते हैं आपकी तमाम जो प्राथमिकताएं तय की थी सरकार उसके बहुत करीब है, और आगामी वर्ष में क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए सरकार की? देखिए, मैं पहले से ये स्पष्ट कर दूं, सरकार की प्राथमिकताएं जो कुछ भी हैं जी, उसे पूरा उसमें वक्त लगेगा। ये सरकार चलाना और सरकार, देखिए परिणाम, किसी भी चीज का परिणाम देना जी, और किसी चीज की भूमिका को तैयार करना, तो अभी सरकार जो मध्य प्रदेश की काम कर रही है वो अच्छा परिणाम देने की एक भूमिका तैयार। से अभी मंथन का कार्यक्रम चल रहा है, विभागों से मुख्यमंत्री लगातार बात कर रहे हैं। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने विभागों को लेकर के उनकी नैतिक जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। ये मैं देख रहा हूं इस सरकार में, पिछली सरकारों में भी ऐसे काम होते रहे, पर अभी हम रिजल्ट की ओर ना जाएं, क्योंकि रिजल्ट आने में समय लगेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 9 महीने का काम, 8 से 9 महीने मिले ही सरकार को काम करने के लिए। तो मोहन यादव एक मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश की ग्रोथ के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, उसका एक रोड मैप बनाना होगा, कुछ लक्ष्य निर्धारित करने होंगे,
फिलहाल सरकार अभी केवल यही काम कर रही है कि हम कौन सा लक्ष्य तय करें जिसे जनता तक, जनता के हाथों तक पहुंचाने में देरी ना हो। और अधिकारियों को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अधिकारी ये तय कर लें, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कागजी घोड़े दौड़ाने का काम नहीं होगा। आप देखिए कि विभागों में जिस तरह से 2015 बैच के, 2014 बैच के IAS अफसरों की पोस्टिंग इस बार पहली बार हुई है जी। ब्यूरोक्रेसी में पहली बार 2014-15 के IAS अफसरों को उनके चैम्बर से निकाल करके मैदान में भेजने का काम किया है इस सरकार ने। तो आप एक नयापन तो आप देखेंगे, पर परिणाम पर मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, परिणाम अभी आने बाकी है। जैसा कि इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अभी जो चल रहा है, अभी जो उसकी शुरुआत है, शुरुआत के जो रुझान है, रुझान अच्छे हैं, और रुझान अगर अच्छे हैं तो अभी हमें इंतजार करना होगा फरवरी 2025 का। 2025 में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी मध्य प्रदेश में, तो उसके बाद ये जो मोहन यादव के जो प्रयास हैं, ये प्रयास कितने फलीभूत होंगे। तो मैं अब ये नहीं कहूंगा कि एक साल में कोई बहुत बड़ा भारी चमत्कार हो गया, एक साल में मध्य प्रदेश का पूरा कायाकल्प कर दिया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो प्रयत्न मोहन सरकार, ये सरकार मध्य प्रदेश कर रही है जी, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रयास काफी है, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर इनका असर हो और आम जनमानस को इसका लाभ हो, यही प्राथमिकताएं होनी चाहिए। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।